नमस्कार। हिंदी मेरा अभिमान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश सहायक प्राध्यापक परीक्षा हिंदी के पाठ्यक्रम के अनुसार इकाई 1 का 5वां बिंदु देवनागरी लिपि का विकास और देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता और उसकी प्रमुख विशेषताएं। तो सबसे पहले नागरी लिपि का विकास देखते हैं। तो प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है जिसमें उस भाषा को लिखा जाता है। लिपि का आधार लिखित संकेत होते हैं। लिपि दृश्य व दृष्टि गोचर होती है। हिंदी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू, फारसी तथा पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। भारत की प्राचीन लिपियों में सिंधु घाटी की लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी की लिपि चित्राक्षर तथा कुछ ध्वन्याक्षर थी। देवनागरी लिपि का आविष्कार ब्राह्मी लिपि से हुआ। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जय भट्ट के एक शिलालेख में हमें देखने को मिलता है। यह लिपि हिंदी प्रदेश के अतिरिक्त महाराष्ट्र व नेपाल में प्रचलित है। गुजरात में सर्वप्रथम प्रचलित होने से वहाँ के पंडित वर्ग अर्थात नागर ब्राह्मणों के नाम से इसे नागरी कहा गया। देव भाषा संस्कृत में इसका प्रयोग होने से इसके साथ देव शब्द जुड़ गया। देवताओं की उपासना के लिए जो संकेत बनाए जाते थे उन्हें देवनगर कहते थे। वे संकेत लिपि के समान थे, इसीलिए इसे देवनागरी कहा जाने लगा। अब हम बात करते हैं देवनागरी लिपि में कुछ सुधार और संशोधन हुए उसके बारे में। तो सर्वप्रथम महादेव गोविंद रानाडे ने लिपि सुधार समिति का गठन किया और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया। श्रीनिवास का सुझाव था कि महाप्राण ध्वनियों के स्थान पर अल्प प्राण ध्वनियाँ शामिल कर उनके नीचे कोई चिन्ह लगाकर प्रयोग किया जाए। हिंदी साहित्य सम्मेलन जो कि 5 अक्टूबर 1941 में हुआ, वहाँ पर लिपि सुधार हेतु एक बैठक की गई जिसमें मात्राओं को उच्चारण क्रम में लगाने तथा छोटी ई की मात्रा को व्यंजन के आगे लगाने का सुझाव प्रस्तुत किया गया। 1947 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता नरेंद्र देव ने की, जिसमें कुछ सुझाव प्रस्तुत किए गए जो कि इस प्रकार थे। अ का 12 खड़ी भ्रामक है। जो आ स्वर की 12 खड़ी थी उसे हटाने की मांग की गई। मात्राएं यथा स्थान रहे परंतु उन्हें थोड़ा दाहिनी ओर लिखा जाए। अनुस्वार व पंचमाक्षर के स्थान पर बिंदी से काम चलाया जाए। 2 तरीकों से लिखे जाने वाले अक्षरों में निम्न अक्षरों को स्वीकार किया जाए, जैसे अ, झ, ध, भ और ल। संयुक्त वर्णों क्ष, त्र, ज्ञ और श्र को वर्णमाला में जगह दी जाए। उपरोक्त सुझावों को कुछ हेरफेर करके उन्हें स्वीकार कर लिया गया। समय समय पर इसमें सुधार होते रहे हैं। अब हम बात करते हैं देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता के बारे में। तो देवनागरी लिपि पर प्रायः दोषारोपण होता रहा है कि इसमें वर्णों की संख्या अधिक है, परंतु वास्तविकता तो यह है कि यहाँ वर्णमाला का वर्गीकरण अत्यंत वैज्ञानिक है। इसके वर्ण सभी ध्वनियों को प्रस्तुत करने में सक्षम है। पूरी वर्णमाला पहले स्वर व फिर व्यंजनों में वर्गीकृत है। स्वरों का वर्गीकरण भी एक स्वर वर्ण के पश्चात दीर्घ वर्ण निश्चित है, जैसे अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अह। एक स्वर ह्रस्व और एक स्वर दीर्घ।
इसी तरह व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण भी किया गया। कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त व्यंजन व द्विगुण व्यंजनों के रूप में वर्गीकृत किया गया। पुनः व्यंजनों को अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष व सघोष में वर्गीकृत किया गया है। ऐसी विशेषता किसी अन्य लिपि में नहीं पाई जाती है। अब हम देखते हैं देवनागरी लिपि का वर्गीकरण। क, ख, ग, घ ये कंठ ध्वनि है। च, छ, ज, झ ये तालव्य है। ट, ठ, ड, ढ, अण ये मूर्धन्य है। त, थ, द, ध, न ये दंत्य हैं। प, फ, ब, भ, म ये ओष्ठ्य ध्वनियाँ हैं। य, र, ल, व ये अंतस्थ ध्वनियाँ हैं। श, श, स, ह ये ऊष्म ध्वनियाँ कहलाती हैं। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। द्विगुण व्यंजन ढ़ और ढ। कुल 11 स्वर हैं, एक अनुस्वार, एक विसर्ग और व्यंजनों की संख्या 39। इस तरह कुल वर्णों की संख्या 52। अब हम बात करते हैं अघोष और सघोष ध्वनियों के बारे में। वह ध्वनि जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता वे अघोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। सघोष ध्वनि वह ध्वनि जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, जैसे ग, घ, ज, झ, म आदि। अब अल्प प्राण और महाप्राण ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा कम निकलती हो वे अल्प प्राण कहलाते हैं। महाप्राण वे व्यंजन जिनके उच्चारण में अत्यधिक श्वास निकले, जैसे फ, छ, ठ, भ, घ आदि। संयुक्त व्यंजन क्ष, क्ष बना है क और श से, त्र, त और र से, ज्ञ, ज और इया से। स्वर ध्वनियों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, परंतु व्यंजनों के उच्चारण में अन्य ध्वनि की सहायता लेनी पड़ती है। देवनागरी लिपि एक अक्षरात्मक है। यह विशेषता अन्य लिपियों में नहीं पाई जाती। इस लिपि में शब्दों को लिखने के क्रम में स्वर और व्यंजन वर्ण अलग अलग नहीं लिखे जाते, बल्कि संयुक्त होकर पूर्ण अक्षर का निर्माण करते हैं, जैसे कमल, कलम। अक्षरात्मक लिपि में वर्ण के ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं कहीं भी मात्राओं का प्रयोग हो सकता है, परंतु उच्चारण पहले वर्ण का होगा, उसके पश्चात मात्राएं उच्चारित होंगी, जैसे कोमल, दोमट, कुम्हार आदि। अक्षरात्मक लिपि अक्षर प्रयोग के कारण कम स्थान घेरती है, जबकि वर्णात्मक लिपि वर्णों के पहले प्रयोग के कारण समय, श्रम तथा स्थान सभी दृष्टिकोणों से उपयुक्त नहीं है। इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं, जैसे राम, ये देवनागरी लिपि का है, अक्षरात्मक है। अब इसी को अगर हम रोमन लिपि में देखें तो R, A, M, A। इसी तरह कृष्ण, K, R, I, S, H, N, A। संभव, S, A, M, B, H, V, A। अब ये इतना लंबा लिखना होता है, उसमें श्रम भी, समय, श्रम, स्थान सभी घिर रहे हैं। देवनागरी लिपि में सभी ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता है, परंतु रोमन लिपि में ऐसा नहीं है।
इसके लिए भी हम एक उदाहरण देख लेते हैं। अण और न के लिए रोमन लिपि में केवल एन अक्षर है। द और ड के लिए डी अक्षर है। देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित वर्ण है तथा प्रत्येक वर्ण से एक निश्चित ध्वनि भी निकलती है। ऊष्म व्यंजन श और र को लेकर यदि सजग रहें तो अंतर स्पष्ट रूप से हम कर सकते हैं, जैसे तालव्य श और मूर्धन्य श व दंत स का प्रयोग अलग अलग हम कर सकते हैं। र ध्वनि के लिए 4 वर्ण प्रतीक एक ही वर्ण के 4 कोणीय परिवर्तन मात्र हैं, जैसे राम, कृति, कर्म, त्रिशूल। अब यहाँ पर एक उदाहरण और हम देखते हैं रोमन लिपि के लिए में, जैसे CAKE केक, CAT कैट, CAR कार, BAT बैट। अब C से क, A से अ तथा आ और ए तीनों ध्वनि निकल रही हैं। देवनागरी लिपि में प्रत्येक वर्ण के लिए निश्चित उच्चारण है, परंतु रोमन लिपि में एक ही वर्ण अलग अलग शब्दों के साथ अलग अलग उच्चारण देता है। इसका एक उदाहरण और देखते हैं। CALL कॉल, कॉल में C का उच्चारण दे रही है यहाँ पर। सिटी CITY, सिटी में C यहाँ पर सा का उच्चारण दे रही है। और देवनागरी लिपि में मूक वर्ण यानी कि साइलेंट लेटर जैसी कोई समस्या नहीं होती, परंतु रोमन लिपि में यह समस्या बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। रोमन लिपि में शब्द लिखे कुछ और जाते हैं तथा उच्चारित कुछ और होते हैं। एक दो उदाहरण देखते हैं मूक वर्णों की। नॉलेज, नॉलेज में K, W व D एक ही शब्द में 3 मूक वर्णों का प्रयोग किया गया है। इसी तरह नाइफ, KNIFE में K मूक वर्ण है। तो देवनागरी लिपि के सभी वर्णों को लिखना आसान है। देवनागरी लिपि के वर्णों को लिखने के लिए एक पड़ी रेखा, एक खड़ी रेखा और एक अर्धवृत्त का सहारा ही काफ़ी है। इस प्रकार देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है। शिरोरेखा के कारण भी इसकी वैज्ञानिकता स्पष्ट होती है, क्योंकि शिरोरेखा के कारण वर्णों व शब्दों के बीच में भेद किया जा सकता है। तो आपने देखा कि देवनागरी लिपि का विकास और इसकी जो वैज्ञानिकता है, इसकी जो विशेषताएं हैं, उसके बारे में आज हमने बात की। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्गीकरण का सही क्रम क्या है और देवनागरी लिपि में सभी वर्णों को अंकित करने की क्षमता क्यों है। द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है। हिंदी में विसर्गों की संख्या कितनी है। मूर्धन्य वर्णों की संख्या कितनी है। देवनागरी लिपि में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने इस बिंदु से निकल कर आते हैं। तो आज के लिए इतना। अगले वीडियो में अगले दूसरी इकाई के अगले बिंदु के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।